The Hindu Editorial, 29th of March 2022. The Hindu Editorial, The Power of the Man, the relevance of movies dealing with toxic masculinity was in evidence at the Oscars. मानव की शक्ति, ऐसी मूवीज जो कि आदमियत से डील करती हैं, टॉक्सिक यानी कि जो पॉइजनस आदमियत होती है, उसका जो सुसंगतता थी वो दिख रही थी ऑस्कर्स में, जो ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं मूवीज के लिए. Everything from The Power of the Dog winning only one of its 12 nominations to the silent applause and standing ovation for Troy Kotsur's Best Supporting Actor win in Coda was swept off the table in the face of Will Smith's altercation with Chris Rock. सब कुछ स्वीप कर दिया गया ऑफ द टेबल. जैसे पावर ऑफ डॉग पिक्चर को 12 नॉमिनेशन मिले थे, उसमें से एक अवार्ड उनको मिला. उसके बाद ट्रॉय कोट्सुर की जो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला उनको, उसके लिए साइलेंटली लोगों ने उनको अपलॉड किया, यानी कि तालियां बजाई उनके लिए और खड़े होकर उनको स्वीकार किया, उनको प्रोत्साहित किया. स्टैंडिंग ओवेशन, ओवेशन यानी रिस्पेक्टफुल सेलिब्रेशन ट्रॉय कोट्सुर के लिए. लेकिन ये जो पिक्चर का नाम था कोडा, उसमें उन्होंने काम किया था, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का प्राइज मिला. लेकिन ये सारी चीज़ें जो है टेबल से स्वीप कर दी गई विल स्मिथ का जो की ऑल्टरकेशन यानी जो झड़प हुई थी क्रिस रॉक के साथ, उसके सामने. Smith, who went on to win the Best Actor award for his role as Richard Williams in King Richard, slapped Rock when the actor and comedian made a joke about Smith's wife, Jada Pinkett Smith's hair loss. विल स्मिथ, जो कि जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उनके रिचर्ड विलियम्स के रोल के लिए किंग रिचर्ड नाम की पिक्चर में, उन्होंने एक झापड़ लगा दिया क्रिस रॉक को. जब क्रिस रॉक, जो कि एक्टर और कॉमेडियन है, उन्होंने स्मिथ की वाइफ का मजाक उड़ाया, जिनका नाम है जाडा पिंकेट स्मिथ, कि उनके बाल कम हो गए. द न्यू वेस्टर्न द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ड ऑन Thomas Savage's eponymous novel, apart from other things, deals with toxic masculinity, which is what the Smith Rock confrontation was at one level. जो न्यू वेस्टर्न पिक्चर है द पावर ऑफ द डॉग, जो कि थॉमस सैवेज की एपोनिमस नॉवल यानी इसी नाम की नॉवल पर आधारित है. नॉवल का नाम भी पावर ऑफ द डॉग है. दूसरी चीज़ों के अलावा ये जो पिक्चर है ये डील करती है पॉइजनस मैस्कुलिनिटी से. मैस्कुलिनिटी यानी आदमियत, मर्दानगी, पॉइजनस मर्दानगी से डील करती है. और वही था स्मिथ रॉक का जो झड़प थी, या उनका जो आमना सामना था एक लेवल पे, वो भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ही था, पॉइजनस मर्दानगी ही था. इन अदर ऑस्कर न्यूज, द हार्ट वार्मिंग कमिंग ऑफ एज स्टोरी कोडा, डायरेक्टेड बाय शॉन हेडर, वन ऑल 3 अवार्ड्स इट वाज नॉमिनेटेड फॉर. और दूसरी ऑस्कर न्यूज में जो दिल को खुश कर देने वाली और ऐसी स्टोरी जो कि आजकल के संदर्भ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
इस पिक्चर का नाम है कोडा। इसको डायरेक्ट किया गया था शॉन हेडर के द्वारा। इसने सारे के सारे तीनों अवार्ड जीत लिए जिसके लिए इसको नॉमिनेट किया गया था। डेनिस Villeneuve's exquisite adaptation of Frank Herbert's science fiction classic Dune won the maximum awards. डेनिस विलेन्यूव की एकदम अलग थलग फ्रैंक हर्बर्ट का जो साइंस फिक्शन क्लासिक है ड्यून, उसको अडेप्ट करके जो बनाई गई, उसने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते। ऑफ द 10 नॉमिनेशंस, ड्यून पार्ट वन एज इट इज टाइटल ऑन स्क्रीन वन 6। 10 नॉमिनेशंस में से ड्यून पार्ट वन ने, इस तरह से उसको नाम दिया गया है, 6 नॉमिनेशन जीते, 6 अवार्ड जीते, जबकि उसको 10 के लिए नामित किया गया था। द गोल्डन मैन went to Hans Zimmer's score, sound editing, visual effects, cinematography and production design. जो गोल्डन मैन अवार्ड है वो हैंस जिमर ने जो म्यूजिक लिखा था, जो साउंड लाए थे, वो जो एडिटिंग की थी और जो विजुअल इफेक्ट्स और सिनेमाटोग्राफी थी, प्रोडक्शन डिजाइन था, उसको वो अवार्ड मिला। हैंस जिमर को वो गोल्डन मैन का अवार्ड। Drive My Car from Japan, co-written and directed by Ryusuke Hamaguchi, had 4 nominations, which it won ahead of Paolo Sorrentino's intensely personal The Hand of God from Italy, and Bhutan's Lunana, A Yak in the Classroom. जो पिक्चर थी ड्राइव माई कार फ्रॉम जापान, जिसको कि को रिटर्न यानी मिल के लिखा गया था और जिसको निर्देशित किया गया था यूसुके हमागुची के द्वारा, इसे यानी इसकी कहानी को 2 लोगों ने लिखा है और इसका डायरेक्शन यूसुके हमागुची ने किया है अकेले। और इनको 4 नॉमिनेशन मिले थे इस पिक्चर को, और जिसको उन्होंने जीत लिया प्राइज को, पाओलो सोरेंटिनो की जो इंटेंसली तीव्रता से पर्सनल निजी द हैंड ऑफ गॉड पिक्चर थी इटली से, या भूटान की जो लुनाना याक इन द क्लासरूम पिक्चर थी, उसके आगे ड्राइव माई कार फ्रॉम जापान ने अवार्ड जीत लिया। Smith's fellow nominees for the Best Actor included Benedict Cumberbatch as the closeted, conflicted rancher in The Power of the Dog, Javier Bardem's eye-popping turn as Desi Arnaz in Aaron Sorkin's Being the Ricardos, Andrew Garfield as Jonathan Larson in Lin-Manuel Miranda's biographical musical Tick Tick Boom, and Denzel Washington as Macbeth in Joel Coen's black and white take on the tragedy of Macbeth. Jessica Chastain's win in the Best Actress category। तो स्मिथ के जो फेलो नॉमिनीज थे बेस्ट एक्टर के लिए, विल स्मिथ को तो बेस्ट एक्टर मिल गया। जो उनके साथ जो लोग नॉमिनेट हुए थे उसमें शामिल थे बेनेडिक्ट कम्बरबैच, क्योंकि बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो कि एक रैंच पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, बड़ा सा खेत उन्हें चलाते हैं वो, जिसमें वो जानवर और खेती वगैरह करते हैं। तो वहाँ पर वो क्लोजेटेड है, यानी कि एक जगह पे एक जगह से बाहर नहीं जा पा रहे, फंसे हुए हैं, और कॉन्फ्लिक्टेड है, यानी कि उनके बहुत से उनके झड़प है उनके माइंड के अंदर। ये पावर ऑफ डॉग में उन्होंने कार्य किया है बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने। और जेवियर बार्डम थे जो कि आंख बाहर निकालने इस तरह का उन्होंने एक्टिंग की थी, डेजी अरनाज के रूप को का किरदार निभाया था उन्होंने आरन सोरनकिन्स की बीइंग द रिकार्डो पिक्चर में। और उसके बाद एंड्रयू गारफील्ड भी विल स्मिथ के एक फेलो नॉमिनी थे। उन्होंने जॉनथन लार्सन की भूमिका अदा करी लिन मैनुअल मिरांडा के बायोग्राफिकल म्यूजिकल मूवी टिक टिक बूम में। और इसके अलावा डेंजल वॉशिंगटन थे जिन्होंने मैकबेथ की भूमिका अदा करी
जोएल क्वाइन की ब्लैक एंड वाइट जो मूवी है, टेक एनी, उसका अडेप्टेशन एक ऑन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जो कि शेक्सपियर की किताब है। उसके बाद तो इस तरह से ये 3-4 लोग थे जो नॉमिनेट हुए थे, इनमें से विल स्मिथ को ये अवार्ड मिला। जेसिका चेस्टेन्स विन इन द बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी फॉर द आईज ऑफ टैमी फे, faced some stiff competition from Olivia Colman and Maggie uh, Gyllenhaal's The Lost Daughter and Kristen Stewart as Lady Diana in Spencer. जेसिका चेस्टन ने बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में अवार्ड जीता। उनका जो किरदार था आइज ऑफ टैमी फे नाम की पिक्चर में, लेकिन उन्होंने काफ़ी तगड़ा कंपटीशन झेला ओलिविया कॉलमैन से, जिन्होंने मैगी गैलिनहाल की लॉस्ट डॉटर में काम किया था, और क्रिस्टन स्टुअर्ट से भी, जिन्होंने लेडी डायना का रोल अदा किया था इन लेडी डायना इन स्पेंसर। The supporting actress category was also closely fought, with Ariana DeBose from West Side Story against West Side Story winning against Jessie Buckley, The Lost Daughter, Judy Dench, Belfast, Kristen Dunst, Power of the Dog, and Ingenue Ellis, King Richard. बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में वो भी बहुत ही क्लोजली फाइट की गई थी कैटेगरी, जिसमें कि इसको जीता गया एरियाना डिबोस के द्वारा, जिन्होंने वेस्ट साइड स्टोरी पिक्चर में काम किया, और ये जीती जेसी बकली के खिलाफ लॉस्ट डॉटर की पिक्चर से, जूडी डंच के खिलाफ जो कि बेलफास्ट नाम की पिक्चर में जिन्होंने काम किया था, और कर्स्टन डंस्ट के खिलाफ जिन्होंने पावर ऑफ द डॉग में कार्य किया था, और अंजन्यू एलिस के खिलाफ जिन्होंने किंग रिचर्ड में कार्य किया था या रोल अदा किया था। Paul Thomas Anderson's delightfully comforting Licorice Pizza was yet another coming of age film with a strong presence at the nomination stage, but did not win. पॉल थॉमस एंडरसन की जो बड़ा खुश कर देने वाली कंफर्टिंग पिक्चर थी लिकोरस पिज्जा, वो एक और हाल के समय के लिए अच्छी पिक्चर थी, एक और बढ़िया पिक्चर थी, जो कि इसका मजबूत मौजूदगी थी नॉमिनेशन के स्टेज में, यानी इसको काफ़ी नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन इसको अवार्ड नहीं मिला। While Jane Campion's Best Director win for The Power of the Dog follows Shlo Zhao's win last year for Nomadland, making her the second woman to win in as many years, the Smith Rock spat proves that there are miles to go before show business could come of age. जबकि जैन कैंपियन को जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पावर ऑफ द डॉग के लिए, जेन कैंपियन को रादर, और ये जो जीत इनकी हुई है, ये श्लो जाओ की जीत पिछले साल जो हुई थी नोमैडलैंड के लिए, उसके बाद अब आई है, लेकिन ये इनकी दूसरी जीत है। सॉरी, ये एक दूसरी औरत की जीत है, यानी पिछले साल भी एक जो अवार्ड मिला था बेस्ट डायरेक्टर का, वो एक लेडी औरत को मिला था, वुमन को मिला था, श्लो जाओ को मिला था, और इस साल भी एक वुमन को, यानी जेन कैंपियन को ये अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर का मिला है। यानी जितने साल सेकंड वुमन थी जो जीतने वाली, उतने ही सालों में, यानी सेकंड ईयर में लगातार द स्मिथ रॉक, हालांकि स्मिथ रॉक जो आपस में झगड़ा हुआ, स्पैट हुआ, जिसमें जैसे ऊपर बताया गया कि स्मिथ ने जो है रॉक को एक झापड़ लगा दिया, जब क्रिस रॉक ने उसके वाइफ के बारे में, कि उनके बाल कम हो गए सिर से, उसके बारे में कमेंट किया। तो स्मिथ रॉक का जो लड़ाई है या जो भी झड़प हुई थी, वो ये साबित करती है कि अभी कई मीलों जाना है इसके पहले कि शो बिजनेस मैच्योर हो जाए, कम ऑफ एज यानी मैच्योर हो जाए। बैड जोक्स लाइक बैड सिनेमा आर बेस्ट इग्नोर्ड एंड नॉट पुट डाउन विद वायलेंस। जो खराब जोक्स होते हैं, खराब सिनेमा की तरह ही, वो बेहतर है कि वो इग्नोर कर दिए जाए, और उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए। उसको बैड जोक के मुकाबले में उसको नीचे लाने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए वायलेंस का
सहारा नहीं देना चाहिए। बिलीगर्ड कैप्टन, एक ऐसा कप्तान जो कि अब मुश्किल में है। Imran Khan will find survival as PM difficult now that he is not the army's favorite. चूंकि सलमान खान अब आर्मी के फेवरेट नहीं हैं, वो अपने सर्वाइवल को मुश्किल पाएंगे एक पीएम के रूप में। यानी कि एज पीएम उनका बचना अब मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आर्मी के वो पसंदीदा नहीं है। Prime Minister Imran Khan showed on Sunday that the passionate base of his Pakistan's Tehreek-e-Insaf remained intact when tens of thousands of people turned up at Islamabad's parade ground to attend his rally. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिखा दिया संडे को कि जो उन्मादपूर्ण आधार है उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामक पार्टी का, वो अभी भी बरकरार है। जब दसियों हजारों लोग जो है इकट्ठा हो गए, मौजूद हो गए इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में उनकी रैली को का भाग बनने के लिए। बट his long speech also indicated that the cricketer turned politician has finally come to terms with the political challenges he's facing. लेकिन उनकी जो लंबी स्पीच थी वो ये भी इंडिकेट कर रही थी, उसने भी ये इंडिकेट किया, इंगित किया कि क्रिकेटर जो थे अब जो पॉलिटिशियन बन गए हैं, राजनेता बन गए हैं, फाइनली आखिरकार उन्होंने समझौता कर लिया है, कम टू टर्म्स विद, यानी समझौता कर लिया है जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस जिनका वो सामना कर रहे हैं उनसे। Mr. Khan, who is facing a no confidence vote in parliament, used his carefully worded speech to defend the performance of his government, reiterate the PTI's Islamic welfarist ideology, and set the tone for the future political battles. मिस्टर खान जो कि एक नो कॉन्फिडेंस वोट पार्लियामेंट में उसका सामना कर रहे हैं, उन्होंने अपने ध्यानपूर्वक शब्द दी गई स्पीच से को इस्तेमाल किया अपने गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को का बचाव करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। उसके बाद उन्होंने उस स्पीच का इस्तेमाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लाम कल्याण की आइडियोलॉजी को दोबारा रिपीट करते हुए, एंड उन्होंने आगे आने वाले जो राजनीतिक युद्ध हैं उसकी भी टोन सेट कर दिया। Drawing parallels between himself and Zulfikar Ali Bhutto, the former prime minister who was overthrown in 1977 by General Ziaul Haq and later executed, Mr. Khan alleged that there was an international conspiracy against his government. जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ अपना पैरेलल ड्रॉ करते हुए, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको ओवरथ्रो कर दिया गया था 1977 में जनरल जियाउल हक के द्वारा, और बाद में उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। मिस्टर खान ने ये इल्जाम लगाया कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। Whether his allegations are true or not, his coalition government is in trouble, surviving on a razor-thin majority in parliament. भले ही उनके खिलाफ एलिगेशन सच ना भी हो, लेकिन उनकी जो कोalition गवर्नमेंट है, मिलीजुली गवर्नमेंट है, वो मुश्किल में है, क्योंकि एक रेजर पतली मेजॉरिटी पे पार्लियामेंट में वो अभी बची हुई है। एटलीस्ट अ डजन लॉ मेकर्स फ्रॉम हिज पार्टी हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। कम से कम एक दर्जन उनके पार्टी के लॉ बनाने वाले लोग जो हैं, उन्होंने उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया है, और सम कोalition मेंबर्स हैव हिंटेड दैट देयर कुड बी एन अर्ली इलेक्शन। और कुछ जो मिलीजुली सरकार के सदस्य हैं, उन्होंने हिंट दिया है कि एक जल्दी इलेक्शन हो सकता है। Mr. Khan's invoking of Bhutto's fate is also seen as veiled criticism of the military establishment. मिस्टर खान ने जो आह्वान किया है भुट्टो के किस्मत का, ये इस तरह भी देखा जा रहा है कि छुपा हुआ आलोचना की जा रही है मिलिट्री स्थापना की। He had been a close ally of the generals from before the 2018 elections. मिस्टर खान एक नज़दीकी दोस्त थे जो आर्मी के जनरल्स के 2018 के इलेक्शन से पहले, बट द एस्टैब्लिशमेंट अपीयर्स टू हैव गॉन कोल्ड ऑन हिम। लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे
उनके रिश्ते खराब हो गए। While Mr. Khan has fiercely defended the track record of his government, all is not well at the ground level. हालांकि मिस्टर खान ने बहुत ही फियर्स तरीके से, बहुत रोष दिखाते हुए वो बहुत ही एक खतरनाक तरीके से डिफेंड किया है अपने गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड को, बहुत जोशीले तरीके से कह सकते हैं डिफेंड किया है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे सब कुछ ठीक नहीं है। There is widespread resentment against the government's handling of the economy, which the opposition has tried to capture by mobilizing support for the no trust motion. एक काफी विस्तृत रूप से विरोध है उनके गवर्नमेंट के ने कैसे उनकी अर्थव्यवस्था को हैंडल किया है देश की, उसके बारे में, जिसको अपोजिशन ने कोशिश किया कैप्चर करने की, नो ट्रस्ट मोशन के लिए सपोर्ट को मोबिलाइज करने के लिए। द क्राइसिस इज सो डीप, यानी अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालत है वो इतनी गहरी है that even government officials are reportedly not paid their salaries on time, कि सरकारी अधिकारियों को भी उनकी सैलरी समय पे नहीं मिल पा रही, नहीं दी जा रही। On Sunday, Mr. Khan said he would continue his crusade against white collar crimes, referring to corruption charges against opposition leaders. संडे को मिस्टर खान ने कहा कि वो अपना जो धर्म युद्ध है वो जारी रखेंगे वाइट कॉलर क्राइम्स के खिलाफ, यानी जो करप्शन रिलेटेड क्राइम्स हैं। और वो करप्शन चार्जेस को रेफर कर रहे थे, वो संदर्भित कर रहे थे जो अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ हैं। He calls his opponents rodents and has brought dozens of corruption cases against them in the past 4 years, but none has resulted in a conviction. वो अपने विरोधियों को चूहा कहते हैं, चूहे प्रजाति के लोग कहते हैं, और उन्होंने कई दर्जन करप्शन केसेस लेके आए हैं उनके खिलाफ पिछले 4 सालों, लेकिन एक में भी कन्विक्शन वाला रिजल्ट नहीं आया, यानी दोष सिद्धि नहीं हुई। ऑन द अदर साइड, his hardline approach has galvanized the opposition, including the Pakistan Muslim League Nawaz and the Pakistan People's Party, which joined hands with Maulana Fazl ur Rahman of the Jamiat ul Islam to form the Pakistan Democratic Movement, an umbrella organization whose sole goal is to bring the PTI government down. और दूसरी ओर उनका जो इमरान खान का जो हार्ड लाइन अप्रोच है, जो हार्ड अप्रोच है, उसने अपोजिशन को भी गैल्वेनाइज कर दिया, नहीं उनको बल दे दिया है, उनको थोड़ा सपोर्ट कर, उसको पावर दे दिया है, उसको फिर से तेजी दे दी है, जिसमें शामिल है पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज, यानी नवाज शरीफ वाली मुस्लिम लीग, और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी भी, जो आपस में मिल गए हैं मौलाना फजल उर रहमान के साथ, जो जामियात उलेमा इस्लाम पार्टी के हैं। ये तीनों मिल गए हैं, तीनों पार्टियां मिल गई हैं, और इन्होंने एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना ली है, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला संगठन है, जिसका एकमात्र गोल ये है कि पीटीआई गवर्नमेंट को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट को नीचे लाना है। While crises piled up one after another, Mr. Khan's approval rating started slipping. जब एक के बाद एक बुरी हालत इकट्ठी होती जा रही थी, मिस्टर खान की जो अप्रूवल रेटिंग थी वो नीचे गिरने लगी। According to a Gallup poll in January, Nawaz Sharif, currently living in exile, was 19 points ahead of Mr. Khan in popularity. जनवरी में एक जो गैलप पोल हुआ था उसके अनुसार नवाज शरीफ, जो कि अभी एग्जाइल में रह रहे हैं, यानी कि दूर रह रहे हैं पाकिस्तान से, बाहर छुपे हुए कहीं, वो 19 पॉइंट आगे हैं मिस्टर खान से पॉपुलैरिटी। Whether Mr. Khan survives the no trust vote or not, his run as a clean anti-corruption crusader with a mission to build a नया पाकिस्तान has come to a halt. अब मिस्टर खान नो ट्रस्ट मोशन को जीते या ना जीते, लेकिन एक साफ सुथरे करप्शन के खिलाफ धर्म युद्ध करने वाले एक लीडर के रूप में उनका जो रन था, उनकी जो दौड़ थी, जिसमें उनका एक मुहिम थी कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे,
वो अब रुकावट पे आ गई है. His political survival would depend on how he is going to adapt himself and the PTI to the new political environment where he faces a united opposition without the direct assistance of the military establishment. उनका जो राजनीतिक बचाव है वो इस पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कैसे समझौता करते हैं परिस्थितियों के साथ, और पीटीआई किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करती है, किस तरह से पीटीआई को अडेप्ट करवाते हैं वो इस नए राजनीतिक पर्यावरण से, जहां पर वो एक एक सम्मिलित ऑपोजिशन को फेस कर रहे हैं बिना किसी सीधे सीधे सपोर्ट के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ओर से.